बहा दो खून पानी सा, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल साइंस से जीव विज्ञान का टॉपिक। देखिए, खासकर हमारे यहाँ सिलेबस या वीडियो जो होगा वो रेलवे ग्रुप डी के लिए, यूपीपी या यूपी पुलिस के लिए बायोलॉजी से जो 5 नंबर आते हैं, ग्रुप डी से जो 25 नंबर आते हैं उनके लिए है। ठीक है, आज हम अपने जनरल साइंस को शुरू करते हैं। जनरल साइंस में हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। चलिए ये देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान विज्ञान होता क्या है? विज्ञान किसी भी विषय को कहा जा सकता है। कोई भी विषय हो उसे हम विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन तब जब उस विषय का अध्ययन हम किस रूप में करें? सुसंगठित रूप में और सुव्यवस्थित रूप में। सुव्यवस्थित रूप में मतलब विज्ञान किसी भी विषय को कहा जा सकता है, लेकिन जब उसका अध्ययन सुसंगठित और सुव्यवस्थित रूप में करें तो वह विषय ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इस तरह से विज्ञान की परिभाषा बनी है। विज्ञान को 3 शाखाओं में मुख्य रूप से बांटा जाता है। पहला होता है भौतिकी, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दूसरा रसायन विज्ञान, और तीसरा आता है जीव विज्ञान, जिसका अध्ययन हम करेंगे आज, मतलब आज से करना शुरू करेंगे। ठीक है, भौतिक क्या होता है? भौतिक मतलब विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? द्रव्य तथा ऊर्जा या उनके संबंधों का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसी विज्ञान की शाखा को ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। आ जाएगा। इसके जनक गैलीलियो को माना जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है या जन्मदाता कौन है? तो गैलीलियो को ही भौतिक विज्ञान के पिताजी या फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो को माना जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? गैलीलियो। ठीक उसी तरह से रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थों के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वही शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। इसके जनक की अगर कोई बात करता है तो इसके जनक को एंटोनी एल लवाइजर नामक वैज्ञानिक थे। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? एंटोनी एल लवाइस। आ जाएगा। जिसका हम अध्ययन करेंगे उसे देखते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जिसमें हम सजीवों को अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। सजीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को ही जीव विज्ञान कहा जाता है, या जीवधारियों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? आइए भी देख लेते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक थे, जीव विज्ञान के जनक जो थे वो अरस्तु थे। ये अरस्तु है या इन्हें ही माना जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने ही सबसे पहले जंतुओं और पौधों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान के रूप में करना शुरू किया था। इसीलिए जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन हुए? अरस्तु। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं या जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे ही जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा है लोगोस। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन।
जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। इन दोनों शब्दों को मर्ज करके बनाया गया है क्या? बायोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और टिर्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम किसने संबोधन करके कहा था? तो लैमार्क और टेरिवियन नाम के दो वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में, जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को जीव विज्ञान कह के संबोधित किया था। आ जाएगा। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा जाता है। यहाँ पर कम पढ़ रहा, थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान को किसको? जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा जाता है, क्योंकि संसार में दो तरह के जीव पाए जाते हैं। संसार में दो तरह के सजीव पाए जाते हैं, सॉरी जीव नहीं, संसार में दो तरह के सजीव पाए जाते हैं। एक सजीव जो चल फिर सकते हैं, उन्हें जंतु कहा जाता है, और एक सजीव होता है जो चल फिर नहीं सकता है, अपने स्थान पर केवल हिल डुल सकते हैं, उन्हें पादप कहा जाता है। पादपों को वनस्पति कह के संबोधित करें तो कोई गलत नहीं होगा। गलत होगा? नहीं होगा ना। तो वनस्पति। तो विज्ञान की दो शाखा आती है, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है, वहीं वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कह के संबोधन किया जाता है इंग्लिश में। जंतु विज्ञान के जनक वही थे जो जीव विज्ञान के जनक थे, अरस्तु जी ही, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान के रूप में करना शुरू किया था। जीवधारियों के विज्ञान के रूप में, या जीवधारियों का अध्ययन के रूप में, या जीवधारियों के विज्ञान के रूप में अध्ययन करना सबसे पहले शुरू अरस्तु ने किया था, और खासकर उन्होंने जंतुओं के बारे में अध्ययन अधिक किया था। इसीलिए आज जंतु विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान के प्रमाणित साक्ष्य और प्रयोगों के द्वारा अध्ययन और कंप्लीट डाटा रखने वाले वैज्ञानिक थे थियोफ्रेस्टस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्हें वनस्पति जगत का या वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ जंतु विज्ञान या फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? अरस्तु। इस तरह से जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम केवल जंतुओं, जानवरों का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधे, कवक, शैवाल वाल का अध्ययन इसी में करते हैं। पेड़ पौधे आ जाएगा। ये विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा थे, जीव विज्ञान की मूलभूत अवधारणा थी। वैसे विज्ञान कई शाखाओं में बटा होता है, इसके छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इसको कई विभेद करके पढ़ा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संसार में सजीव किसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं? सजीव विज्ञान के अंतर्गत। सजीव क्या होते हैं? एक शरीर धारण किए होते हैं, उनके शरीर की बनावट अलग अलग होती है, किसी न किसी चीज से वो मिलकर बने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो सजीव होते हैं, उन सजीवों के जो शरीर होते हैं, उन शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। तो पहला पाठ हम लोग, या पहला पाठ जो अध्ययन करेंगे वो कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। आ जाएगा। आइए देखते हैं कोशिका होता क्या है। कोशिका किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। शरीर की क्या होती है? छोटी इकाई होती है। कोशिका किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके मिलने से सजीवों के शरीर का निर्माण होता है। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके मिलने से सजीवों के शरीर का निर्माण होता है। जैसे आप घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट का प्रयोग करते हैं, और ईंट जब मिलाते हैं तो दीवार खड़ी होती है, और जब दीवार जोड़ देते हैं तो कमरे का निर्माण होता है, और कमरे जब ढेर सारे जुड़ जाते हैं तो एक घर का निर्माण होता है।
ठीक इसी प्रकार से जब कोशिका कोशिका जोड़ी जाती है तो ऊतक बनते हैं। जब कोशिका कोशिका मिलते हैं या जोड़ी जाती है तो ऊतक बनते हैं। ऊतक ऊतक जब जोड़े जाते हैं तो अंगों का निर्माण होता है, और जब ढेर सारे अंग जोड़ दिए जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। जिस तरह से घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका को ध्यान रखिएगा, यहां मिटा देते हैं, ठीक से दिखाते हैं, लिखते हैं। कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था, वो भी अपनी बनाई हुई स्वयं की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। किसके माध्यम से देखा था? तो पेड़ के छाल के माध्यम से। इसी छाल को कर्क भी कहा जाता है। पेड़ के छाल या पेड़ की कर्क के माध्यम से अपनी बनाई सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। इन्होंने जो कोशिका देखा था वह मृत्यु था। कैसा था? मृत्यु कोशिका था। तो पूछता है कोशिका के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। लेकिन उन्होंने किस तरह की कोशिका देखी थी? जीवित कोशिका थी व मृत कोशिका थी। तो कोशिका कैसे थे? रॉबर्ट हुक की मृत कोशिका थी। इन्होंने यह उपलब्धि 1665 ईस्वी में प्राप्त की थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था अपनी बनाई हुई स्वयं की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। वो भी किसके माध्यम से? पेड़ की छाल या कर के माध्यम से देखा था। इन्होंने जो कोशिका देखा था वो मृत कोशिका था। इन्होंने जो कोशिका देखी थी उस कोशिका की संरचना इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के नुमा बताई थी कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ठीक उसी प्रकार से कोशिका की संरचना होती है। पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था उसकी संरचना किस तरह से उन्होंने बताई थी? मधुमक्खी के छत्ते के नुमा बताई थी। आप लोग मधुमक्खी के छत्ता देखेंगे तो कुछ इस नुमा दिखाई देता है, लगभग त्रिभुजाकार के रूप में या अर्धवृत्त के रूप में दिखाई देता है। अगर उससे शहद निकाल लिया जाता है तो उसमें छोटे छोटे कोष दिखाई देते हैं। तो इस एक छोटे से भाग को उन्होंने कोष कहा था। कोष को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में छोटा कमरा। कोष का लैटिन भाषा में अर्थ होता है छोटा कमरा। इस तरह से कोशिका का नामकरण या कोशिका को सेल कहकर संबोधन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। आ जाएगा। इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। किसी ने जीवित कोशिका को देखा होगा, उनका नाम भी देख लेते हैं। जब ये इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी तो लगभग 9 साल या 8 लगभग 9 या 10 साल बाद लगभग 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहक। एंटोनी वेन ल्यूवेनहक ने 1674 ईस्वी में तालाब के पानी से, तालाब के जल से कहीं कहीं पर वर्षा का भी जल आता है, क्योंकि तालाब में किसका जल होता है? अधिकतर वर्षा का ही जल होता है। तो वर्षा के जल में जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। पूछता है जीवित कोशिका के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, या जीवित कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहक ने देखा था, और इन्होंने ही कोशिका को आधारभूत, सजीवों का आधारभूत कहा था। सजीवों की आधारभूत इकाई किसने कहा था? तो एंटोनी वेन ल्यूवेनहक ने कहा था कि सजीवों की आधारभूत इकाई या सजीवों का जो निर्माण होता है किससे होता है? कोशिका से होता है। बस इन दोनों ने इस तरह से कोशिका के बारे में तथ्य अपने प्रस्तुत किए थे। लेकिन कोशिका काम कैसे करती है, किस तरह से सजीवों के शरीर का निर्माण करती है, ये दोनों बताने में असफल थे या असफल हो गए। इसके बारे में
दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने विज्ञान की दोनों शाखाओं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का वनस्पति विज्ञान के सजीवों के शरीर में कोशिका का अध्ययन किया और उसके आधार पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कोशिका के संबंध में, जिसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान देते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक थे। एक थे, पहले वैज्ञानिक थे मैथियस स्लेडन। मैथियस स्लेडन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 ईस्वी में, कब? 1838 ईस्वी में वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के जीवों, वनस्पति विज्ञान के प्राणियों पर, वनस्पति विज्ञान के प्राणियों पर या प्राणियों पर अध्ययन किया या प्राणियों की कोशिका का अध्ययन किया, प्राणियों की कोशिका का अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने कोशिका के बारे में कुछ तथ्य बताए। अध्ययन किया और उसके आधार पर कुछ तथ्य बताए। क्या बताए थे? तथ्य बताए। उन्हीं तथ्यों को कोशिका सिद्धांत में जोड़ा गया था। इन्होंने क्या बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके शरीर का जो निर्माण है, इनके शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है। और इसी कोशिका में इनकी हर प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही हुआ कि पेड़ पौधे की जो कोशिका है, इनका निर्माण, मतलब जो पेड़ पौधे की शरीर है, इनका निर्माण कोशिका से होता है और कोशिका ही संपूर्ण क्रियाओं को करती है, अर्थात वह कार्यात्मक होती है। चूंकि पेड़ पौधे के शरीर का निर्माण कौन करता है? कोशिका करता है। अर्थात यह कैसा होता है? यह किसी भी पेड़ पौधे की संरचनात्मक इकाई होती है। इन्होंने बताया किसी भी पौधों की संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई कौन होता है? कोशिका होता है। एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। इन्होंने 1839 ईस्वी में जंतुओं पर अध्ययन किया, अर्थात ये जंतु विज्ञान के जनक थे, मतलब जंतु विज्ञान के ज्ञाता थे या जंतु वैज्ञानिक थे। जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने जंतुओं पर अध्ययन किया और वही तथ्य इन्होंने बताया जैसा मैथियस स्लेडन ने बताया। उन्होंने पेड़ पौधे जोड़े थे, इन्होंने जंतुओं को जोड़ा। इन्होंने कहा कि जंतुओं के भी शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, अर्थात जंतुओं की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। जंतुओं में जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य करते हैं ये लोग, वो कार्य कहाँ से होता है? कोशिका से होता है। अर्थात जंतुओं की कार्यात्मक इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। इन दोनों के विचारों को मर्ज करके बनाया गया कोशिका सिद्धांत। क्योंकि ये किसके बारे में था? कोशिका के बारे में था, इसलिए कोशिका सिद्धांत बना। पूछता है कोशिका सिद्धांत के जनक कौन थे? कोशिका सिद्धांत के जनक कौन थे? तो स्लेडन और स्वान, मैथियस स्लेडन और स्वान। इन्होंने, मैथियस स्लेडन ने 1838 ईस्वी में अपने विचार प्रस्तुत किए थे और स्लेडन ने 1839 ईस्वी में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। दोनों ने बताया, दोनों के विचारों से मेल खा रहे थे, इनके दोनों विचार एक जैसे मेल खा रहे थे। इन्होंने बताया कि हर सजीवों के जो शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। कोशिका ही हर सजीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। आ जाएगा? इस तरह से कोशिका सिद्धांत आया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह बता तो दिया कि सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, यह संरचनात्मक इकाई है, यह कार्यात्मक इकाई है, लेकिन कोशिका का निर्माण किस तरह से होता है, ये दोनों बताने में असफल हो गए। इसके बारे में 1855 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे रोडोल्फ बिर्चो। एक वैज्ञानिक, ठीक से लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। कोशिका का निर्माण किस तरह से हुआ है, इसके बारे में 1855 ईस्वी में रोडोल्फ बिर्चो ने बताया था। कौन बताए थे?
रोडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका का निर्माण किस तरह से होता है, कोशिका का निर्माण किस तरह से होता है यह बताया था। और कहां से बताया था? उन्होंने स्लेडन और स्वान के कोशिका सिद्धांत को गहनता से अध्ययन किया था, उसके आधार पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। इन्होंने इनके इस बात का समर्थन भी किया था कि हाँ, सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है, लेकिन कोशिका का जो निर्माण होता है उसके पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, उसके पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। मान लीजिए ये कोशिका है, यहां से नई कोशिका बननी होगी, तो यही जो कोशिका होता था ये 2 शाखाओं में से बढ़ जाता था, फिर ये कई शाखाओं में से बढ़ जाता था। इस तरह से ये पूर्ववर्ती कोशिका कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो ये नई कोशिका कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? इस नई कोशिका का निर्माण इसके विभाजन से हुआ है। इस तरह से इन्होंने बताया था कि जो कोशिका का निर्माण होता है उसके पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। आ जाएगा। और इन्होंने बताया था कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। या कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन से। कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन से। इसलिए इन्हें आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है। पूछता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत के जनक कौन थे? रोडोल्फ विर्चो। कोशिका सिद्धांत के जनक कौन थे? स्लेडन और स्वान थे। स्लेडन और स्वान थे। आ जाएगा। आगे देखते हैं कोशिका कैसा होता है, या सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो भी। ध्यान दीजिएगा, कोशिका क्या है? आप जो ध्यान दीजिए, आप जो सजीव देखते हैं, आप संसार में जो भी सजीव देखते हैं वो हमेशा क्या करता है, मतलब एक समय में वृद्धि करता है, उस वृद्धि करता भी रहता है और उसमें विभेदन भी होते रहते हैं। मतलब सजीव के शरीर जो होते हैं वो वृद्धि और विभेदन करते रहते हैं, जिसके कारण कोशिका की कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। कोशिका का कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है। फिर भी कोशिका के अगर आकार के बारे में बात किया जाए, कोशिका के आकार के बारे में, किसके बारे में? कोशिका के आकार के बारे में अगर बात किया जाए, यह अंडाकार हो सकता है, डंडाकार हो सकता है। डंडा मतलब डंडा, लंबा डंडा, देखते हो ना, डंडाकार हो सकता है, लंबी चैन नुमा हो सकती है, बेलनाकार हो सकता है, और बहुफलकीय रूप में, समव्यासी बहुफलकीय रूप में होता है। समव्यासी, जिसका व्यास समान हो से समव्यासी, समव्यासी बहुफलकीय के रूप में हो सकता है। इस मतलब इतने आकारों में देखा जा सकता हो। अगर कोशिका का व्यास के बारे में बात करें कि कोशिका की व्यास कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो कोशिका का जो व्यास होता है वो कम से कम 0.5 माइक्रो से 20 माइक्रो के बीच में होता है। कोशिका का व्यास 0.5 माइक्रो से 20 माइक्रो तक होता है। एक माइक्रो में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, अर्थात 0.5 गुणे 10⁻⁻6 मीटर से 20 गुणे 10⁻⁻6 मीटर तक होता है कोशिका का व्यास। आ जाएगा। आइए देखते हैं संसार में अभी तक सबसे छोटी कोशिका किसकी पाई गई है और सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई गई है। मानव में किसकी सबसे छोटी कोशिका होती है, या कहाँ, मतलब कौन से भाग की सबसे छोटी कोशिका होती है और कहाँ की सबसे बड़ी कोशिका। अगर संसार में बात किया जाए, कहाँ बात किया जाए, संसार में कोशिका के बारे में, संसार में कोशिका के बारे में बात किया जाए, तो संसार में कोशिका के बारे में बात किया जाए, तो संसार में अभी तक सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका, संसार में अभी तक सबसे छोटी कोशिका जिसकी देखी गई है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है, वो माइकोप्लाज्मा की प्रोटोजोआ कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सदस्य का जीव माइकोप्लाज्मा लेडलेबी एक ये जीवाणु है, इसकी होती है। कितनी होती है? लगभग 0.1 माइक्रो होती है। माइक्रोप्लाज्मा लेडलेबी की कोशिका जो है वो 0.1 माइक्रो से 0.5 माइक्रो के बीच में होती है, इतनी छोटी होती है। वहीं अगर संसार में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका किस प्राणी की है? तो शुतुरमुर्ग के अंडज की है। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडज की है। अगर बात कोई करता है कितनी है, वो 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है, लेकिन यह एकदम फिक्स नहीं है कि 15 सेंटीमीटर होता है। यह 13.5 सेंटीमीटर से 17.5 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, कुछ भी आ जाए। अगर वही मानव में बात करते हैं, इसमें मानव में अगर कोशिका की बात करें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? अगर मानव में कोशिका के बारे में बात करें तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका। मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो देखी गई है या जिसकी होती है वो है मादा के अंडाणु की। मादा के अंडाणु की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। इंग्लिश में इसे ओवम कहा जाता है। वहीं अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जिसकी होती है वो है नर के शुक्राणु की। किसकी है? नर के शुक्राणु की कोशिका जो होती है सबसे छोटी होती है। इंग्लिश में इसे स्पर्म कहा जाता है। आ जाएगा। अगर ओवरऑल सभी जीवों में पूछ ले कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका, ध्यान दीजिए, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। जैसे कुतुब मीनार बहुत लंबा है, लेकिन लाल किला क्या है? बहुत बड़ा है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका की। किसकी? तंत्रिका कोशिका जो होती है, जो मस्तिष्क का निर्माण करती है, उसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। सबसे लंबी कोशिका वही होती है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे अधिक लंबी होती है। आ जाइए, ये कोशिका के बारे में कुछ तथ्य थे। कोशिका का वर्गीकरण भी किया गया है। आइए वो भी देख लेते हैं कोशिका का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। कोशिका का वर्गीकरण, ध्यान दीजिए, कोशिका को सबसे पहले संख्या के आधार पर बांटा गया है। कोशिका को सबसे पहले संख्या के आधार पर बांटा गया है। या ध्यान रखिएगा, कोशिका को संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। संसार में जितने जीव हैं उनको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, किसके रूप में बांटा जा सकता है? ठीक, ये संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? एक कोशिकीय में, मतलब एक कोशिका में और बहुकोशिका में। एक कोशिकीय के रूप में अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, यूग्लिना आता है, जीवाणु आते हैं, जैसे माइक्रोप्लाज्मा लेडलेबी एक जीवाणु, वो आते हैं। नीले हरे शैवाल आते हैं, ईस्ट आता है। ये सभी एक कोशिकीय जीव में आते हैं। ये सभी इस तरह से आदि मतलब इत्यादि करिए, इत्यादि जीव एक कोशिकीय में आते हैं।
वहीं बहुकोशिकीय में इन सभी को छोड़कर बाकी सभी जीव बहुकोशिकीय में आते हैं। संख्या के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। आगे अगर कोशिका में उपस्थित पदार्थों या कोशिकांगों के आधार पर देखा जाए तो कोशिका में एक भाग होता है महत्वपूर्ण, जिसका नाम होता है केंद्रक। केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है प्रोकैरियोटिक, नंबर एक क्या है? प्रोकैरियोटिक। और नंबर दो है यूकैरियोटिक। नंबर दो यूकैरियोटिक। इस तरह से कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में असीम केंद्रकीय कहा जाता है। असीम केंद्रकीय कोशिका, असीम केंद्रकीय कोशिका को इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यूकैरियोटिक को ससीम केंद्रकीय कोशिका, हिंदी में क्या कहा जाता है? ससीम केंद्रकीय कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अर्थात इसमें ये जो केंद्रक है ये नहीं होता है और इसमें केंद्रक होता है। आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक में इसके अंदर कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, इसके बाद लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लवक, ये सभी नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक के अंतर्गत ये सभी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक प्राणियों के अंतर्गत ये सब पाए जाते हैं। यही ध्यान रखिएगा, ये जो एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है, ये सभी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। वहीं जीवाणु नीले हरे शैवाल ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। ईस्ट भी यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। आ जाएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। पुनः जो यूकैरियोटिक है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया है। वो भी किसके आधार पर बांटा गया है तो ये भी देख लीजिएगा। जो यूकैरियोटिक है इसको दो भागों में कोशिका कला के आधार पर बांटा गया है। कोशिका कला के आधार पर बांटा गया। कोशिका कला होता क्या है? तो कोशिका के अंदर ये झिल्ली जो बनी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जिसके अंदर उसके आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक में मतलब कुछ जीवों में देखा गया कि केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती थी, इसके बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता था। लेकिन कुछ जीवों में देखा गया कि कोशिका झिल्ली के साथ साथ इसके बाहर एक आवरण लगा होता है, एक दीवार बनी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा गया। इसके अंदर वाले झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा गया। ध्यान रखिए, इसके आधार पर दो भागों में बांटा गया था यूकैरियोटिक को। एक जंतु में, एक जंतु कोशिका और दूसरा है पादप कोशिका। इस तरह से कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती थी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती थी। वहीं पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती थी। इस कारण इसे दो भागों में बांटे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। पादप कोशिका में पेड़ पौधे आते हैं या पेड़ पौधों से संबंधित जितने भी प्राणी होते हुए आते हैं, जैसे ईस्ट, मशरूम, ये सभी भी किसमें आते हैं? पेड़ पौधे, पादप कोशिका में आते हैं। वहीं जंतु कोशिका में केवल जंतु जानवर आते हैं। जंतु जानवर, इसमें मनुष्य भी आ जाता है क्योंकि मनुष्य एक जानवर या जंतु कुछ भी कहिए, यही है। इस तरह से कोशिका को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद अब इस जंतु कोशिका और पादप कोशिका में इस कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं उनका अध्ययन करना है। ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो केंद्रक होता है।
ये सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है, जिसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतुओं में भी पाया जाता है। प्रोटीन का निर्माण इसमें भी होता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, अर्थात प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम नामक कोशिकांग करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER अंतःपराध बेजल का दोनों में उपस्थित होते हैं, इनका भी हमें अध्ययन करना है। लाइसोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता है। लवक केवल जंतु पादप कोशिका में, लवक केवल जिसे प्लास्टिक कहा जाता है वो पादप में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। बैकल्स रसधानियां दोनों पाई जाती हैं, लेकिन बैकल्स जो होती हैं जंतु में छोटी छोटी होती हैं और संख्या में कई होती हैं, अधिक होती, संख्या में अधिक होती है। पादप कोशिका में बैकल्स पाई जाती हैं, लेकिन संख्या में 1 या 2 होते हैं, 1 या 2 होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इन दोनों के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, इनको संतुलित बनाए रखने के लिए, एक स्थान पर टिकाए रखने के लिए इसमें एक गाढ़ा द्रव पाया जाता है, गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्र के अंदर भी इसी तरह से कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे केंद्रिका, क्रोमोटिन धागे, DNA, RNA, इस तरह से कुछ भाग पाए जाते हैं। उनको भी स्टेबल बनाए रखने के लिए, वो आपस में टकराए नहीं, इसके लिए उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, केंद्रिका द्रव पाया जाता है। जब इस केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव को मिला दिया जाता है तो जीव द्रव का निर्माण होता है, और इसी जीव द्रव को ही जूलियस हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था, क्योंकि जीव द्रव में ही अगर 1% जल की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, और 10% की अगर जल की कमी हो जाती है तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं। आ जाएगा। अगर इस जीव द्रव को यहाँ से निकाल लिया जाए तो ये कोशिका अपने आप मर जाएगी, काम करना बंद कर देगी। इसीलिए जीव द्रव को ही जूलियस हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। या कोशिका का मेन भाग जो होता है, प्रमुख भाग जो होता है वो जीव द्रव होता है, जिसे पुरकन जी ने बताया था। आ जाएगा। बहा दो खून पानी साथ, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आज यहीं से आगे देखते हैं। ध्यान रखिए, यूकैरियोटिक को कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर? तो यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा गया है। यूकैरियोटिक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। एक जंतु कोशिका में, किसमें? जंतु कोशिका में, और एक पादप कोशिका में। किसमें बांटा गया दोस्तों? पादप कोशिका में। किसके आधार पर बांटा गया था? तो वो आधार था कोशिका कला। आधार क्या है? कोशिका कला। कला मतलब क्या होता है? सभी लोग को पता है, किसी का बनावट या चित्र बनाने की प्रक्रिया है। अपने चित्र बनाकर अपने भाव विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही कला कहलाता है। या बोलने की कला भी होती है, बोलकर भी अपने विचारों को पहुंचाते हैं, ये भी एक कला है। लिखना एक कला है, सब कुछ प्रकार का कला ही है। तो ध्यान, कोशिका का कला मतलब कोशिका के आकार से समझेंगे, ठीक है। तो कोशिका को 2 आकार में देखा गया है। एक, कोशिका के अंदर ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, इसलिए उनको झिल्ली में रखा गया था, और इसी झिल्ली को ही कोशिका कला कहा गया था। ध्यान रखिएगा, जिसमें केवल एक झिल्ली पाई गई उसे कोशिका झिल्ली कहा गया, जिसमें केवल एक झिल्ली पाई गई उसे जंतु कोशिका कहा गया। क्या कहा गया? जंतु कोशिका कहा गया। और जिसमें कोशिका झिल्ली तो हो, लेकिन इसके साथ इसके बाहर एक दीवार लगी हो। दीवार मतलब वाल लगा हो, इंग्लिश में बोले तो वाल, हिंदी में बोले तो दीवाल, ठीक है दोस्तों। इसी दीवार को कोशिका भित्ति कहा जाता है या सेल वॉल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी दीवार को क्या कहा जाता है? सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है, जिसके कारण जो यूकैरियोटिक होता है 2 भागों में बट जाता है, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली केवल पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वहीं पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है, दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। इस तरह से यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांट दिया गया था। आइए देखते हैं कोशिका के अंदर होता क्या है। कोशिका के अंदर गाढ़ा द्रव भरा होता है। इस गाढ़े द्रव को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और इसी कोशिका द्रव्य में ढेर सारे छोटे छोटे कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जिन्हें कारण से कोशिकांग कहते हैं।
और इसी में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग पाया जाता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। यह कोशिका के बीच में होता है, दोनों में होते हैं कोई न कोई कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर ये चीज होते हैं। कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आता है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, लवक, लवक जंतु में नहीं पाया जाता है, वेसल्स पाए जाते हैं, रसधानियां, सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। ये सभी कोशिकांग जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन यही अगर पादप कोशिका में बात करें, लवक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाते हैं, लेकिन लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं, लेकिन एक कोशिकांग और होता है प्लास्टिड। ये कोशिकांग पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब इन्हीं कोशिकांगों को हमें अध्ययन करना है। आइए आगे शुरू करते हैं कोशिका कला से। कि कोशिका कला में ध्यान रखिएगा, कोशिका कला को कितने मतलब कोशिका कला क्या है, तो कोशिका की बाहरी बनावट संरचना कोशिका कला कहलाती है। कोशिका कला से हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है कोशिका कला। तो कोशिका कला होता क्या है, कोशिका की बाहरी बनावट। किसकी बनावट, कोशिका की बाहरी बनावट। कोशिका की बाहरी बनावट कोशिका कला कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है। अगर प्रकार की बात करें इसकी, तो यह दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका झिल्ली, यह दो रूपों में दिखाई देती है, दो भागों में बटी होती है। एक तो इसका कोशिका झिल्ली बनाई होती है, जो दोनों पाई जाती है, और एक कोशिका भित्ति, जिसके कारण यह यूकेरियोटिक को दो भागों में बांट देता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कोशिका ये पाई जाएंगी झिल्लियां, लेकिन एक में मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है एक भाग। अगर इसकी बनावट की बात करें कोशिका सजीवों के अंदर, तो दो तरह से होता है। सजीवों के अंदर दो तरह से। जंतुओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, मतलब एक ही झिल्ली लगी होती है, क्योंकि इनके कोशिकांग अधिक बड़े नहीं होते हैं और इनमें अधिक जलीय पदार्थ नहीं होता है। वहीं पेड़ पौधों में जलीय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, कोशिकांग भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनको सहारा प्रदान करने के लिए, उनके जल के संचयन करने के लिए उनके बाहर एक वाल लगाया जाता है। इसी वाल को सेल वाल कहा जाता है, और सेल वाल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहा जाता है। मतलब वाल को हिंदी में क्या कहते हैं, भित्ति तो कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेल वाल। इस तरह से यह दो प्रकार का हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, यह कार्य क्या करता है, अगर कोई पूछता है कोशिका कला का क्या कार्य क्या है, कोशिकांगों को सुरक्षा, मतलब अपने अंदर कोशिकांगों को, इसको कोशिकांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करना। कोशिकांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का काम, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कोशिका कला करता है। कोशिका कला जो होता है, मतलब कोशिका कला होता है, कोशिकांग जो इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इन सभी को क्या करता है, वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण बनाता है, एक झिल्ली बनाती है। आ जाएगा। इस तरह से दो भागों में बटा होता है। आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका कला समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है। ध्यान रखिए, जो कोशिका झिल्ली है यह दोहरी झिल्ली से निर्मित होती है, दोहरी झिल्ली से निर्मित होती है। इन दोहरी झिल्लियों के बीच में जो दूरी होती है, जो मोटाई होती है, अगर मोटाई की बात करें तो 75 एंगस्ट्राम होती है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है दोस्तों, 75 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है, 75 एंगस्ट्राम होती है। और यह कोशिका झिल्ली किस मॉडल के आधार पर आया था, तो तरल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका झिल्ली को मान्यता प्राप्त की, मतलब किस मॉडल के आधार पर दिया गया था, तो तरल मोज़ेक मॉडल के आधार पर, तरल मोज़ेक मॉडल के आधार पर कोशिका झिल्ली को मतलब ये कोशिका झिल्ली को जो सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है,
यह माना गया है। तरल मोजक मॉडल के आधार पर ही बताया गया था कि यह दो तरह के फास्फोलिपिड झिल्ली से और एक परत इसका प्रोटीन से किससे दोस्तों, प्रोटीन तथा वसा से निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली निर्मित किससे है, तो फास्फोलिपिड से और प्रोटीन तथा वसा से निर्मित होती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण इससे होता है। इसी के अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। बात करते हैं इस मॉडल को लाया किसने था, तरल मोजक मॉडल को लाया किसने होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह मॉडल 1972 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1972 ईस्वी में आया था। और इस मॉडल को लाने वाले वैज्ञानिक थे सिंगर और निकोलसन। कौन थे दोस्तों, सिंगर और निकोलसन नामक दो वैज्ञानिक जो तरल मोजक मॉडल लाए थे। और इसी के आधार पर कोशिका झिल्ली को मान्यता प्राप्त की गई थी कि कोशिका की जो बाहरी कला होती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आ जाएगा दोस्तों, यह कोशिका झिल्ली पाई किस में जाती है, तो जंतुओं और पादपों दोनों में पाया जाता है। जंतुओं और पादपों दोनों में पाया जाता है। आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, यही कोशिका झिल्ली जो होती है अपने अंदर आने वाले पदार्थों को आने और जाने करें, मतलब है, ध्यान रखिए, अपने अंदर जितने भी पदार्थ आते हैं कोशिका के अंदर, ये इसी कोशिका झिल्ली से आते हैं। और यही कोशिका झिल्ली जो होती है ये कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देती है, जिसके कारण यह कैसा व्यवहार कर रहा है, चयन करने वाला व्यवहार कर रहा है। एक बॉडीगार्ड की तरह, एक चौकीदार की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए इसे चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। वर्णात्मक या चयनात्मक झिल्ली किसे कहा जाता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, चयनात्मक या वर्णात्मक झिल्ली कहा जाता है। यह कैसी होती है, तो यह अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है दोस्तों, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। आइए अब कोशिका भित्ति को देखते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है पौधों के बाहरी भाग में पाई जाती है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, पौधों के बाहरी, कोशिका के बाहर जो आवरण बना होता है, इसी आवरण को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ध्यान रखिएगा, जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। ये इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कोशिका भित्ति होती क्या है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ से निर्मित होती है। वहीं अगर इसकी संरचना की बात करें या इसका निर्माण की बात करते हैं, पहले इसका जो निर्माण होता है ये कोशिका के अंदर से स्रावित होने वाले उत्सर्जित पदार्थों से होता है। किससे होता है, उत्सर्जित पदार्थों से निर्माण होता है कोशिका भित्ति का। यह 3 चरणों में मिलकर बना होता है। इसकी जो प्राथमिक चरण होता है, प्राथमिक भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। सॉरी दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है। यह भित्ति जो प्राथमिक भित्ति होती है यह पतली होती है। कैसी होती है दोस्तों, पतली। कैसी होती है, तो पतली होती है और लचीली भी होती है। लेकिन वहीं इसकी मध्य परत की बात किया जाए तो जिसको मध्य परत जो होता है मध्य पटल कहा जाता है। मध्य पटल का निर्माण, कोशिका भित्ति के मध्य पटल का निर्माण जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से होता है। और वहीं अगर द्वितीयक पटल की बात करें, लास्ट पटल या द्वितीयक पटल कह सकते हैं हम इसे, इसका निर्माण जो होता है ये भी सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन इसके साथ एक पदार्थ और लगा होता है जिसे लिग्निन की झिल्ली कहते हैं। तो सेलुलोज और लिग्निन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों। और ये सेलुलोज जो होता है इस लिग्निन के कारण कठोर मतलब दृढ़ और मजबूत होता है। दृढ़ और मजबूत होता है। आ जाएगा दोस्तों।
इस तरह से कोशिका भित्ति निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो कोशिका के अंदर उत्सर्जित पदार्थों के, कोशिका के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हीं से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसका लगभग कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो सेलुलोज नामक पदार्थ प्रमुख रूप से निकलता है। तो कोशिका भित्ति पूछता है बनी किसकी होती है? तो सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। कोशिका भित्ति के 3 परत होते हैं, प्राथमिक, मध्य और द्वितीयक। प्राथमिक परत जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन यह परत पतली और लचीली होती है। मध्य पटल जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लेकिन द्वितीय पटल जो होता है वो सेलुलोज और लिग्निन नामक परत से बनी होती है। आ जाएगा? या कठोर होता है और यही पौधों के अंदर मजबूती, मतलब कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है या उनके कोशिकांगों को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। आ जाएगा? इस तरह से कोशिका कला होती है। अब आगे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से बताइए कि जंतु कोशिका में कौन, मतलब क्या नहीं पाया जाता है? तो वही कोशिका भित्ति रहती है। कोशिका भित्ति ही जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है और बाकी सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और एक लवक भी होता है, अभी देखते हैं लवक को भी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब तो कोशिका भित्ति कोशिका कला हो गया था, ये कोशिका भित्ति मतलब ये कोशिका झिल्ली हो गई, ये भी कोशिका झिल्ली हो गई। एक जंतु का हो गया, एक पादप का हो गया। जंतु में भी न्यूक्लियस पाया जाता है और पादप में भी न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर एक गाढ़ा द्रव भरा होता है। गाढ़ा द्रव्य भरा होता है, सॉरी दोस्तों, क्या भरा होता है? गाढ़ा द्रव्य भरा होता है। इस गाढ़े द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस गाढ़े द्रव्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस गाढ़े द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इस गाढ़े द्रव्य को क्या कहा जाता है? दोनों में पाया जाता है, इसलिए दोनों दर्शा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर एक मेन मुख्य कोशिका पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर भी ऐसे ढेर सारे गाढ़े द्रव भरे होते हैं, अभी दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है। इस गाढ़े द्रव को केंद्रक के अंदर होने के कारण केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। कौन सा द्रव? केंद्रक द्रव। ये कोशिका द्रव्य कहलाया और इसके अंदर पाया जाने वाला जो भाग था वो केंद्रक द्रव्य कहलाया। जब इन्हीं दोनों को जोड़ दिया जाता है या मिला के कहा जाता है तो वही जीव द्रव्य कहलाता है। और इसी जीव द्रव्य को जूलियस हेक्सल ने जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवन का भौतिक आधार कहा। क्यों कहा था? क्योंकि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को जूलियस हेक्सल ने कहा। क्यों कहा था? क्योंकि अगर इसमें 1% जल की कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, वहीं अगर 10% जल की कमी हो जाती है तो जो मनुष्य होता है वो मृत्यु हो जाता है, मर जाता है। इसी कारण जूलियस हेक्सल ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। इन दोनों पदार्थों को मिला दिया जाता है। जीव द्रव्य का निर्माण किससे होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाने से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जूलियस हेक्सल ने इसी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब इसमें 1% पानी की कमी होती थी तो हमें प्यास लगता था, भूख प्यास लगती थी। अगर वहीं 10% पानी की कमी हो जाती है तो आदमी मर जाता है। इसीलिए जूलियस हेक्सल ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। आ जाएगा? वही बात कर लेते हैं जीव द्रव्य को खोजा किसने था? तो जीव द्रव्य को डुजार्डियन नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज 1835 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1835 ईस्वी में की थी। लेकिन इसके विशेषताओं के बारे में, इसके कार्यों के बारे में वर्णन करने में असफल हो रही है। तब इसके विशेषताओं और कार्यों के बारे में वर्णन करने वाले कौन थे? जीव द्रव्य की विशेषताओं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीव द्रव्य की विशेषताओं और कार्यों का वर्णन कौन किए थे? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 ईस्वी में जीव द्रव्य के विशेषताओं और कार्यों का वर्णन किया
और इस जीवद्रव्य को जीवद्रव्य नाम या प्रोटोप्लाज्म नाम, जिसे हिंदी में जीवद्रव्य कहा जाता है, वह नामकरण किसने किया था? तो पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कभी कभी पूछता है जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, तो आप लोग पुरकुंजे मारिएगा। अगर वही पूछ लेता है कि सोर्स कोड की खोज किसने की थी, बाद में उसी का नाम जीवद्रव्य बन गया जो, तो किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। अगर पुरकुंजे और पुरकुंजे डुजार्डिन दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप लोग डुजार्डिन को ही मारिएगा, क्योंकि जीवद्रव्य को सबसे पहले इन्होंने ही देखा था और उसका नामकरण सोर्स कोड कहा था। उस जीवद्रव्य को क्या कहा था? सोर्स कोड कहा था। आ जाएगा दोस्तों। हमने देखा कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कौन सा द्रव्य पाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, इस केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र कहा जाता है वो पाया जाता है, डीएनए पाए जाते हैं। वहीं इसके बाहर की बात करें, ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और वेसल्स मतलब रसधानियां पाई जाती हैं। और वही इसमें एक मुख्य अंग होता है, कोशिकांग होता है, जिसे प्लास्टिक का यह पाया जाता है। वहीं जंतु में बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ईआर से दर्शाते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं। ये सभी कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। अब इन्हीं कोशिकांगों का हमें आगे अध्ययन करना है। आइए देखते हैं कोशिका द्रव्य होता क्या है। तो अभी भी आपको बता रहे हैं, जैसे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य हम लोग पढ़ रहे हैं। अब किसका अध्ययन कर रहे हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता क्या है? तो कोशिका के अंदर, ध्यान रखिए दोस्तों, किसके? कोशिका के अंदर ये जो गाढ़ा द्रव्य भरा है, ये गाढ़ा द्रव्य जो भरा है, इसी गाढ़े द्रव्य को ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। यही लिख देते हैं, कोशिका के अंदर भरे गाढ़े द्रव्य को, कोशिका के अंदर भरे गाढ़े द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर भरे गाढ़े द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। या इसी कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वहीं ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपराग जलिका पाई जाती है। राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लवक, प्लास्टिक जिसे कहते हैं लवक, और कौन सा कोशिकांग? लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम गाल्जी काय, परिवहन के लिए महत्वपूर्ण कोशिकांग यही होता है, गाल्जी काय। आदि कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें? और केंद्रक भी, ध्यान रखिए दोस्तों, केंद्रक भी किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है केंद्रक। और केंद्रिका कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका पाई जाती है। आ जाएगा दोस्तों, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका के अंदर भरे गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब इसके अंदर कोशिकांग जो उपस्थित होते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। आइए माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत करते हैं, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो आइए दोस्तों, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करते हैं। कोशिका के अंदर जो मुख्य कोशिकांग होता है वो केंद्रक होता है, और केंद्रक और ऊर्जा के निर्माण के लिए सबसे उत्तरदायी जो कोशिकांग होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? सूत्रकणिका कहा जाता है। अगर इसके काम की बात करें, इसके कार्यों के बारे में बात करें,
यह ऊर्जा निर्माण करता है, वो भी किस तरह से करता है ये भी देख लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? ऊर्जा निर्माण करता है, इसीलिए इसे ऊर्जा गृही क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप लोग दोस्तों याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया भी है बहुत बार। अध्ययन किस कैसे करता है ये निर्माण? तो यह ग्लूकोज अणुओं को या वसा के अणुओं को ऑक्सीकरण कर देता है, वसा के अणुओं का ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे 38 एटीपी ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है। इस तरह से ये 38 एटीपी का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है? यह क्रेबस चक्र के द्वारा होता है और वहीं पर संचित हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है? क्रेबस चक्र द्वारा इसका निर्माण होता है और वहीं पर संचित हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही। और बाद में जब ये ऊर्जा मुक्त करता है तो एडीपी के रूप में मुक्त करता है। दोस्तों किसके रूप में मुक्त करता है? एडीपी के रूप में मुक्त करता है। आइए इसकी संरचना की बात कर लें। इसकी जो संरचना होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संरचना से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे। इसकी जो संरचना होती है यह अंगुली के समान होती है। कैसी होती है? अंगुली के समान होती है। ये भी किसके कारण होती है ये भी ध्यान रखिएगा। अंगुली के समान होती है, किसके कारण होती है? इसकी जो आंतरिक परत होती है, इसकी जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक झिल्ली जो होती है वह क्रिस्टी कहलाती है। और यही क्रिस्टी ही जब अंदर को थोड़ा सा धस जाती है तो वह अंगुली के समान दिखाई देने लगता है। कैसे दिखाई देने लगता है? अंगुली के समान। इसलिए यह कैसी संरचना हो गई? अंगुली के समान हो गई। इसकी आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसकी आंतरिक परत को क्रिस्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि बताइए आंतरिक परत मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक परत को क्रिस्टी कहा जाता है। हमारे ख्याल से एक चीज और यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इस क्रिस्टी पर डंठल नुमा, किसके नुमा? डंठल नुमा ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। यह डंठल जो होती हैं ये 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में इनकी लंबाई होती है। इस डंठल संरचना को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीसोम कहते हैं। और इसी ऑक्सीसोम को F1 कण कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में दे सकता है कि F1 कण किसे कहते हैं? ऑक्सीसोम को ही F1 कण कहते हैं। ऑक्सीसोम क्या होता है? तो क्रिस्टी की परत पर डंठलनुमा संरचना पाई जाती है जिनकी लंबाई 80 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसी को ही F1 कण कहा जाता है। आ जाएगा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी खोजकर्ता और इसके नामकरण कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान रखिए दोस्तों, इसको अगर खोजकर्ता पूछता है, इसका खोजकर्ता, तो ध्यान रखिएगा इसको सबसे पहले देखने का काम कोलिकर ने किया था। कोलिकर एक वैज्ञानिक थे। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर सबसे पहले देखा था। वो भी कब देखा था? तो 1880 ईस्वी में कोलिकर ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। लेकिन विशेषता कार्य और बायोप्लास्ट नाम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बायोप्लास्ट नाम अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा। अब कहीं पर आपको मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन ने थे। कहीं पर आपको दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? अल्टमैन। जब ये कोलिकर नहीं होंगे तो आप लोग अल्टमैन को ही लगाइएगा, क्योंकि इन्होंने ही विशेषताओं, माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता क्या होती है, कार्य कैसे करता है, और बायोप्लास्ट नाम अल्टमैन ने ही 1890 ईस्वी में दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया गया था
ये नामकरण करने वाले वैज्ञानिक थे बेंडा। हमारे पंडित जी कौन थे? बेंडा थे। यह काम इन्होंने 1857 ईस्वी में किया, 1897 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1897 ईस्वी में किया था। आ जाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद अगला कोशिकांग पढ़ते हैं। कोशिका का अगला कोशिकांग हम लोग लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में इसे अंतःप्राद्रव्ययी जलिका कहते हैं। इंग्लिश में इसे ER से संबोधित किया जाता है। ई मतलब एंडोप्लाज्मिक और मतलब रेटिकुलम। यह काम क्या करता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक जो कार्य करता है, यह कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान करता है, कोशिका के लिए यांत्रिक ढांचा बनाता है, कोशिका के लिए यांत्रिक ढांचा बनाता है। यांत्रिक ढांचा मतलब ध्यान से समझिएगा, यांत्रिक ढांचा बनाता है। ये रहा है आपका कोशिका के अंदर एक केंद्रक हुआ दोस्तों। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्राद्रव्ययी जलिका होता है, ये इस केंद्रक से लेके ऐसे जालनुमा कोशिका कला तक फैली होती है। ठीक इसी तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसे चारों कोनों पर पाया जाएगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कोशिका को पचकने और ढचकने नहीं देता है। कैसे? पचकने और ढचकने नहीं देता है। इसी कारण ध्यान दीजिए, यह कोशिका को पचकने से बचाता है, कोशिका के अंदर पदार्थों को सिकुड़ने से बचाता है। इसलिए यह कोशिका का क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःप्राद्रव्ययी जलिका कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, इसका कार्य मुख्य रूप से वसा का संश्लेषण करना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह दो कार्य मुख्य रूप से मतलब ये 3 कार्य मुख्य रूप से करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कार्य करता है? तो कोशिका के लिए यांत्रिक ढांचा बनाता है, जिसके कारण इसे कोशिकीय कंकाल मतलब कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। वहीं इसका अगर कार्य के बारे में पूछे तो यह वसा का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, अर्थात वसा का निर्माण करती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये केंद्रक से लेकर केंद्रक झिल्ली तक फैली होती है। इस कारण इसके कुछ भागों पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। इसी कारण इसके इसके एक भाग पर आके चिपका रहता है। यह कोशिका द्रव्य स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, जिसके कारण इसी पर आकर चिपक जाता है। इसी कोशिकांग पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मान लीजिए क्या हो गया, ये आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस पर ऐसे कोशिकांग छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। एक भाग पर क्या पाया जाता है? एक भाग पर राइबोसोम के ऐसे कण पाए जाते हैं। अब साथियों बताइए, जिस भाग पर राइबोसोम का कण पाया जाएगा वह भाग कैसा हो जाएगा? खुरदरी हो जाएगा, रफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस कारण जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे RER से दर्शाया जाता है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी। कैसी? खुरदरी अंतःद्रव्ययी जलिका, खुरदरी अंतःद्रव्ययी जलिका कहा जाता है, खुरदरी अंतःद्रव्ययी जलिका कहा जाता है। वहीं जिस भाग पर राइबोसोम का कण नहीं पाया जाता है उसे SER कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? SER कहा जाता है। S मतलब स्मूथ, E मतलब एंडोप्लाज्मिक, R मतलब रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसे हिंदी में चिकनी अंतःद्रव्ययी जलिका कहा जाता है। चिकनी अंतःप्राद्रव्ययी जलिका कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तेलीय पदार्थ कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, अर्थात वसा कैसा होता है? चिकना होता है। इसलिए वसा का निर्माण SER करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। वहीं प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम का कण करता है। और राइबोसोम का कण किस भाग पर पाया जाता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक खुरदरी अंतःप्राद्रव्ययी जलिका पर पाई जाती है। इस कारण ये वाला भाग किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है।
आ जाएगा। अगर इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना की बात करें दोस्तों, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है, इसकी जो संरचना होती है वो सिस्टर्नी नलिकाओं की बनी होती है। सिस्टर्नी नलिकाओं की बनी होती है, सिस्टर्नी नलिकाओं की बनी होती है। वो भी किस नुमा, तो एक झिल्ली जाल नुमा, एक किस नुमा, एक जाल नुमा, इसलिए इसे जलिका कहा गया है, अंतःपराद्रव्य जलिका कहा गया है। किसकी बनी होती है, तो सिस्टर्नी नलिकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, सिस्टर्नी नलिकाओं की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसका निर्माण सिस्टर्नी नलिकाओं से होता है, तो कौन सा कोशिकांग है, अंतःपराद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आ जाएगा दोस्तों। इसके खोजकर्ता कौन थे ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। इसके जो खोजकर्ता थे वो के.आर. प्रोटर थे, के.आर. प्रोटर नामक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने ही 1945 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1945 ईस्वी में इसकी खोज की थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ये अंतःपराद्रव्य जलिका है दोस्तों। आगे अन्य कोशिकांग, अगला कोशिकांग लेते हैं। अगला कोशिकांग हम लोग गाल्जी का लेते हैं। गाल्जी का भी जैसा राइबोसोम ले लेते हैं। पहले जो भी चीज बन रहे हैं या बनाने वाले पदार्थों को निपटा देते हैं कि जो जो चीज बनाते हैं क्या क्या। ध्यान रखिए दोस्तों, अगला राइबोसोम लेते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम होता क्या है दोस्तों, ये बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होता है। पूछता है कोशिका के अंदर सबसे सूक्ष्म कोशिकांग कौन सा होता है, तो सबसे सूक्ष्म कोशिकांग राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, सबसे सूक्ष्म कोशिकांग राइबोसोम होता है। कार्य क्या करता है दोस्तों, यह कार्य प्रोटीन निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसलिए पूछा जाता है कि कोशिका में प्रोटीन उत्पादन करने वाली मशीन कौन सी है, तो राइबोसोम है। कौन सी है दोस्तों, राइबोसोम है। इसका प्रकार की बात करें, यह दो प्रकार का होता है अपने सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर, अवसादन गुणांक के आधार पर। इसी को इंग्लिश में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। इसे यस से दर्शाते हैं दोस्तों। इसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। 70S जो होता है दोस्तों, यह प्रोकैरियोटिक में होता है, जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऐसे जीवों में यह कोशिकांग पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। और किसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात 70S किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में। वहीं 80S की बात करें, या 80S जो होता है जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आ जाएगा। यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसकी खोजकर्ता कौन थे ये भी ध्यान रखिएगा। खोजकर्ता से पूछ लेता है कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे, तो राइबोसोम के खोजकर्ता पैलेट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, पैलेट नामक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने यह खोजकर्ता मतलब यह खोज 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में की थी। अर्थात राइबोसोम को पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में खोजा था। यह सबसे सूक्ष्म कोशिकांग होता है। कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, जिसके कारण प्रोटीन उत्पादन करने वाली मशीन कही जाती है। अगला है प्रकार, तो अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। जहां यस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को दर्शाता है, अवसादन गुणांक को दर्शाता है। 70S किसमें होता है, तो प्रोकैरियोटिक में होता है। अगर इसको बांटेंगे तो यह 50S और 30S में टूटता है। और वहीं अगर इसको 80S को बांटते हैं तो यह 60S और 40S में टूटता है। ठीक है, तो 80S किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। 70S किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। आ जाएगा दोस्तों राइबोसोम। अब राइबोसोम के बाद ध्यान रखिएगा, हम लोग ऊर्जा का निर्माण कर लिए हैं, और किसका निर्माण कर लिए हैं, वसा का निर्माण कर लिए, प्रोटीन का भी निर्माण कर लिए। अब ध्यान रखिएगा, जो कोशिकांग ये सब बना रहा है, अर्थात जो खाना बना रहा है, वो सारा खाना थोड़ा स्वयं थोड़ी खाएगा।
दूसरों को भी, परिवार वालों को भी देगा कि नहीं देगा दोस्तों? देगा ना, और किसी के माध्यम से पहुंचाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वह माध्यम गाल्जी काय कहलाता है। कोशिका के अंदर जितना भी ऊर्जा निर्माण होती है, या प्रोटीन का निर्माण होता है, या वसा का निर्माण होता है, उनके परिवहन के लिए गाल्जी काय नामक कोशिकांग पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कार्य क्या हो गया गाल्जी काय का? तो गाल्जी काय का कार्य क्या होता है? कोशिका में परिवहन करना। कोशिका में परिवहन का कार्य, मतलब किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? गाल्जी काय करता है। गाल्जी काय जो होता है, इसकी अगर संरचना की बात करें तो गाल्जी काय की संरचना, गाल्जी काय की संरचना नलिकाकार, नलिकाकार जालनुमा, नलिकाकार जालनुमा कुंडिकाओं से होता है। किससे होता है दोस्तों? कुंडिकाओं से होता है इसकी निर्माण। और यह स्वतंत्र रूप से कोशिकांग में तैरता रहता है, या स्वतंत्र रूप से कोशिकांग में तैरता रहता है। इसे सबसे पहले, या इसको सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे, इनका नाम था कैमिलो गाल्जी। कौन थे दोस्तों? कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने, कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज की थी 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय की खोज की थी। इन्हीं के नाम पर ही गाल्जी काय रखा गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह जंतुओं में गाल्जी काय कहा जाता है, लेकिन पौधों में इसी को डेक्टियोसोम कहा जाता है। पौधों में जो गाल्जी काय पाया जाता है दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? डेक्टियोसोम कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में परिवहन का काम कौन करता है, तो गाल्जी काय ऑप्शन में था ही नहीं दोस्तों। क्या था? डेक्टियोसोम। तो पौधे में जो गाल्जी काय पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? डेक्टियोसोम कहता है। कार्य क्या करता है? तो कोशिका परिवहन करना, मतलब कोशिका का परिवहन करना। मतलब कोशिका का परिवहन नहीं दोस्तों, कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, और जो वसा का निर्माण होता है, या अन्य पदार्थों को जैसे जल वल हो गए, जल का परिवहन करना या वसा का परिवहन करना, इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का काम कौन करता है? गाल्जी काय करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब सेंट्रोसोम विभाजन करता है, कोशिकाओं को नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो उस समय कोशिका प्लेट का निर्माण भी यही करता है। कोशिका प्लेट का निर्माण भी यही करता है, अर्थात कोशिका विभाजन में सहायता भी करता है। आ जाएगा दोस्तों। लेकिन मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य है, जो ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, जल आदि खनिज लवणों का परिवहन करता है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है। आ जाएगा दोस्तों। गाल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गाल्जी ने की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में किया था। पौधों के अंदर जो गाल्जी काय पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो डेक्टियोसोम्स कहा जाता है। क्या कार्य करता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा, प्रोटीन, जल, वसा आदि निर्मित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। और हाँ दोस्तों, आप पढ़े थे पादपों में कोशिका भित्ति, पादपों में एक बाहर से भित्ति पाई जाती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, यही जो कोशिकांग, यही जो गाल्जी काय होता है, अन्य उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर लाके छोड़ देता है, जिसके कारण इस कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो पूछा जाता है कोशिका भित्ति का निर्माण किस कोशिकांग के कारण होता है? तो गाल्जी काय। कौन सा होता है? गाल्जी काय। आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद एक कोशिकांग और देख लेते हैं, इसके बाद बचे कोशिकांग को कल करते हैं। ठीक है दोस्तों। एक कोशिकांग लाइसोसोम। क्या है दोस्तों? लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकांग का अगला कोशिकांग है, कोशिका का अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ये दोस्तों देखते हैं। ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम को अगर हिंदी में पूछा जाए क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को लयन काय कहा जाता है। कभी कभी दे देता है कि लयन काय का कार्य क्या मतलब लयन काय का कार्य क्या होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है? लयन काय कहा जाता है। अगर इसके कार्यों के बारे में बात किया जाए, इसका कार्य जो होता है, कोशिका के अंदर
क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करना, क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को, क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करना, या बाहर से कोशिका में आए हुए जीवाणुओं को, बाहर से कोशिका में आए हुए जीवाणुओं और विषाणुओं को, जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करना। कोशिकांग का मुख्य कार्य क्या होता है, सॉरी लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करना, और साथ ही अगर बाहर से कोई जीवाणु विषाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसको भी नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके खोजकर्ता क्रिश्चियन डी डूबे थे, डूबे जी नहीं भैया, ध्यान रखिएगा, क्रिश्चियन डी डूबे, तेरी मस्ती में डूबे, क्रिश्चियन डी डूबे थे जिन्होंने इसे खोजा था। अगर कहीं सन पूछ लेता है तो आप लोग लगभग बता दीजिएगा, 1995 ईस्वी के आसपास इन्होंने यह काम किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है, लयनकाय कहा जाता है। यह कार्य क्या करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करता है, या साथ ही जीवाणु और विषाणु अगर कोशिका में आ जाता है तो उसे भी नष्ट करने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। और खोजकर्ता कौन थे, क्रिश्चियन डी डूबे इसके खोजकर्ता थे। इन्होंने यह उपलब्धि 1995 ईस्वी के आसपास प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा, किस चीज से यह नष्ट करता है, इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, जल अपघटन एंजाइम्स होते हैं, खासकर हाइड्रेलेज नामक एंजाइम्स पाया जाता है, जिसके कारण ये किसी भी कोशिकांग पर छिड़क देते हैं या जीवाणुओं के ऊपर छिड़क देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, जिससे वे कोशिकांग क्या हो जाते हैं, आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइसोसोम आ जाएगा। लाइसोसोम में क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम्स होते हैं, जिसे हाइड्रेलेज कहा जाता है। हाइड्रेलेज ही क्या करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट कर देता है, साथ ही कोशिका में आए हुए जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसके खोजकर्ता कौन थे, क्रिश्चियन डी डूबे थे। कब किए थे, 1955 ईस्वी में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला कोशिकांग चुनते हैं हम लोग। आज देखिएगा, कोशिकांगों को शायद खत्म करके हम लोग दम ले। अगला कोशिकांग जो आता है वो है सेंट्रोसोम। कौन सा है दोस्तों, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं और यह काम क्या करता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। सेंट्रोसोम्स को हिंदी में या हिंदी भाषा में इसे तारककाय कहा जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं भैया, तारककाय कहा जाता है। यह केंद्रक के पास स्थित होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोशिकांगों के बीचों बीच भाग में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। यह केंद्रक के पास ही निर्जीव झिल्ली के रूप में बना हुआ तारानुमा संरचना होता है, इसीलिए इसे तारककाय कहा जाता है या सेंट्रोसोम कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, संरचना यहाँ पर लिख देते हैं हम, कैसा होता है। इसकी संरचना जो होती है वो तारानुमा होती है। किसके नुमा होती है, तारानुमा संरचना होती है, इसलिए इसे तारककाय कहा जाता है। अगर इसका कार्य के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो कार्य जो करता है यह कोशिका विभाजन करके, क्या करके दोस्तों, कोशिका को विभाजित करके या कोशिका का विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन कर नई कोशिका बनाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, सेंट्रोसोम करता है, तारककाय करता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके खोजकर्ता की बात कर ले हम लोग, इसको खोजा कौन था, इसके जो खोजकर्ता थे वो बोबरी नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, बोबरी नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में यह उपलब्धि हासिल की थी। 1888 ईस्वी में बोबरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम तारककाय की खोज की थी। यह तारानुमा संरचना के समान होता है, इसीलिए इसे तारककाय कहा जाता है। काम क्या करता है, कोशिका विभाजन के समय नई कोशिकाओं का निर्माण करना। आ जाएगा दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला कोशिकांग देखते हैं। अगला कोशिकांग क्या है, अगला कोशिकांग रसधानियां।
रसधानियां, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पादप में सबसे अधिक स्थान लेने वाला यही कोशिकांग होता है, रसधानियां। इसे रिक्तिका भी कहा जाता है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा, रिक्तिका, रिक्तिका, इसे रिक्तिका भी कहा जाता है दोस्तों। यह काम क्या करता है, इसके कार्यों के बारे में वर्णन कर लेते हैं हम लोग। यह काम क्या करता है कि यह शरीर में जितना जल होता है उसको संचय करने का काम, शरीर में जो भोज्य पदार्थ गए होते हैं, जो भोज्य पदार्थ गए होते हैं उनको संचय करने का काम, शरीर में जो कार्बनिक और अकार्बनिक, दोस्तों ये कार्बनिक मतलब सी मतलब क्या होता है, कार्बन, इसे बना दिया है कार्बनिक, समझ जाइएगा आप लोग। और अकार्बनिक, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको संचय करने का काम रसधानियां करता है। कौन करता है, रसधानियां। शरीर में अब आप लोग को बता दें लगभग 65% जल पाया जाता है, और भोज्य पदार्थ भी होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं कोशिका के अंदर। वो सभी कहाँ पर होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं, रसधानियों में। इसे इंग्लिश में वैगुल्स कहा जाता है। तो जल, भोज्य पदार्थों और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को संचय करने का काम कौन सा कोशिका करता है दोस्तों, रसधानियां करता है। इसे रिक्तिका भी कहा जाता है। इसी के कारण ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी के कारण पादपों में जो केंद्रक होता है, पादपों में जो केंद्रक होता है वो कोशिका झिल्ली के पास थोड़ा सट जाता है, कोशिका झिल्ली के समीप आ जाता है। किसके समीप आ जाता है, कोशिका झिल्ली के समीप आ जाता है दोस्तों। वैसे तो केंद्रक बीच में होता है, लेकिन इसी के कारण क्या हो जाता है, वो कोशिका झिल्ली के पास आ जाता है। क्योंकि यह तो पादप में देखिए संख्या में पूछ लेता है किसमें सबसे अधिक पाया जाता है। पादपों में यह 1 या 2 पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों, या तो 1 पाया जाएगा या तो 2 पाया जाएगा। और यह बहुत बड़ा होता है, लेकिन आकार इसका क्या होता है, बड़ा होता है। वहीं अगर दोस्तों जंतुओं में बात करें, किसमें, जंतुओं में रसधानियों की स्थिति की बात करें तो यह कई होते हैं, संख्या में कई होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगला कोशिकांग देखते हैं इसी के क्रम में। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, केंद्रक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि केंद्रक ही सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। जैसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रक जो होता है, क्या होता है, केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। पूछता है कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग जो होता है, कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन होता है दोस्तों, केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है कार्य क्या करता है, आप लोग को बता दे पहले कार्य के बारे में, तब इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। यह जो कार्य करता है कोशिका पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, मतलब कोशिकांगों पर, सॉरी दोस्तों, कोशिकांगों पर, किस पर, कोशिकांगों पर नियंत्रण बनाए रखने और समन्वयन का कार्य भी यही करता है। तो कोशिकांगों पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, केंद्रक करता है। अर्थात जो सभी को नियंत्रित करेगा वही तो प्रमुख कहलाएगा। इसलिए कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन हो जाता है, केंद्रक हो जाता है दोस्तों। अब आगे ध्यान रखिएगा, इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को, कौन से लक्षणों को दोस्तों, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य यही करता है। आ जाएगा दोस्तों। और आपके शरीर में जो कोशिका विभाजन होता है उस पर भी यही नियंत्रण करता है। कोशिका विभाजन मतलब वही, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेंट्रोसोम किसके अंदर आता है, इसी कोशिका के अंदर आता है। कोशिकांग है तो कोशिकांगों पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। अर्थात केंद्रक सेंट्रोसोम पर भी तो नियंत्रण करेगा। इस तरह से कोशिका विभाजन जो करेगा वो उस पर भी तो नियंत्रण करेगा। इसलिए कोशिका विभाजन पर नियंत्रण करने का कार्य भी कौन करता है, केंद्रक ही करता है। आ जाएगा दोस्तों, ये इसका कार्य हो गया। आइए देखते हैं केंद्रक का संरचना कैसे होता है, आकार कैसा होता है। अगर इसकी संरचना की बात करें, केंद्रक की अगर संरचना की बात करें, यह गोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्तों, संरचना की बात करें यह गोलाकार होता है।
कैसा होता है, गोलाकार होता है, लेकिन दोहरी झिल्ली की बनी होती है। गोलाकार संरचना होती है जो दोहरी झिल्ली से ढकी होती है। और ध्यान रखिएगा, इस झिल्ली में सूक्ष्म छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ध्यान रखिए, ये क्या हो गया, मान लीजिए गोलाकार संरचना की तरह, गोलाकार संरचना से केंद्रक हम बना दिए हैं। अब ये देख रहे हो बीच में जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी तरह से छोटे छोटे केंद्रक में भी छिद्र होते हैं, जिनसे आवश्यक पदार्थों को या अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, आवश्यक पदार्थों को अंदर लेना या आवश्यक पदार्थों को यहाँ से बाहर निकालना, इस तरह से प्रक्रिया करने का कार्य सूक्ष्म छिद्रों से होता है। आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से संरचना कैसी हो जाती है, गोलाकार, और कैसी होती है, एक आहारी झिल्ली पाई जाती है, एक दोहरी झिल्ली। तो यह दोहरी झिल्ली से निर्मित होती है। वहीं अगर इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसे मिटा देते हैं पहले, तब बताते हैं प्रकार आपको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रक की संरचना के आधार पर इसे कई 4 भागों में बांटा जाता है। पहला नंबर है केंद्रक झिल्ली। अभी बताए हैं कैसी होती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक को बाहर से ढकने वाली झिल्ली को या केंद्रक को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने के लिए केंद्रक के जितने भी अंदर सॉरी दोस्तों, केंद्रक के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, उनको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने के लिए बाहर से दोहरी झिल्ली बनी होती है। दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अगर इस झिल्ली की मोटाई की बात करें, या इसकी मोटाई लगभग 90 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली की मोटाई की बात किया जाए तो यह 90 एंगस्ट्राम मोटी होती है। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान होता है, या खाली स्थान जो होता है, वो कितना होता है लगभग दोस्तों, 200 से 400 एंगस्ट्राम, 200 से 400 एंगस्ट्राम होता है दोस्तों। आ जाएगा। और यह झिल्ली किससे निर्मित होती है, तो इस झिल्ली का जो निर्माण होता है यह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और कुछ भाग वसा पाया जाता है इसमें। आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद केंद्रक का अगला भाग होता है, अगला प्रकार, इसके अंदर पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य किसके अंदर पाए जा रहे हैं दोस्तों, केंद्रक के अंदर। इस कारण इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में ही सूक्ष्म तंतुओं का जाल फैला होता है। केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का जाल फैला होता है। इन्हीं सूक्ष्म तंतुओं को क्रोमोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रोमोटिन कहा जाता है। और ये क्रोमोटिन जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। किससे, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से स्पष्ट होगा कि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात डीएनए, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो ये डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बने होते हैं। क्रोमोटिन भाग कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में ढेर सारे, मतलब केंद्रक द्रव्य में जलीय पदार्थ पाए जाते हैं, या इसका एक द्रव पाया जाता है केंद्रक के अंदर। उसी द्रव्य को ही केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक सघन संरचना पाई जाती है। कैसी दोस्तों, सघन गोलाकार। केंद्रक के अंदर जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इसके अंदर एक गोलाकार सघन संरचना पाई गई। और यह जो सघन संरचना थी, प्रोटीन, डीएनए, किससे दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए के मिलने से बनी हुई थी। इसमें प्रोटीन सबसे अधिक लगभग 85% था, डीएनए 10% था, वहीं आरएनए 5% था। इससे मिलकर निर्मित होकर बनी होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। और यही केंद्रिका ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही केंद्रिका ही आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल
का संश्लेषण करती है। क्या करती है? संश्लेषण करती है, जिसके कारण, ध्यान रखिएगा, जिसके कारण राइबोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? राइबोसोम का निर्माण होता है, राइबोसोम्स का निर्माण होता है। अर्थात राइबोसोम का निर्माण करने वाली मशीन कौन है? राइबोसोम को बनाने वाली मशीन कौन है? केंद्रिका है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग कि राइबोसोम को निर्मित करने वाली मशीन का नाम बताइए। कौन सा है? केंद्रिका है। कैसे करती है? आरएनए का संश्लेषण करके करती है। केंद्रिका का निर्माण किससे किससे होता है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए से होता है। प्रोटीन का भाग कितना होता है? 85%। डीएनए का भाग कितना होता है? 10%। आरएनए का भाग कितना होता है? 5%। आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसका लास्ट आखिरी भाग तो हम बता दें आप लोगों को, इसके केंद्र, देखिए केंद्रक झिल्ली मिटा दे रहे हैं, यहां बता देते हैं आपको। इसका चौथा भाग, कौन सा भाग? चौथा भाग जो होता है, ये क्रोमोटिन धागे होते हैं। अभी भी जो यहाँ पर देख रहे हो क्रोमोटिन धागे बने, क्रोमोटिन जो हुए थे, सूक्ष्म तंतुओं का जाल को ही क्रोमोटिन कहा जाता था। इसी क्रोमोटिन धागे, ध्यान देखिएगा, इन तंतुओं को क्रोमोटिन धागे कहा जाता है। क्रोमोटिन धागे क्या होते हैं? क्रोमोटिन जो धागे होते हैं, ये केंद्रक द्रव्य में, किसमें? केंद्रक द्रव्य में जो सूक्ष्म तंतुओं के जाल फैले होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्रोमोटिन धागे। इनका निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है, अर्थात डीएनए प्रोटीन से होता है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं क्रोमोटिन धागे को ही गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं क्रोमोटिन धागे को ही क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। अर्थात ऐसे केंद्रक होगा, केंद्रक मतलब ये मान लीजिए केंद्रक है, दोहरी झिल्ली से निर्मित है, ठीक है। लीजिए कहीं कहीं पर खाली छिद्र कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि केंद्रक ही है भैया। केंद्रक का निर्माण कुछ इस तरह से रहता है। अब ध्यान देखिएगा, इसके अंदर गाढ़ा ऐसा दरो भरा होता है। इस गाढ़े दरों में ऐसे ढेर सारे सूक्ष्म तंतुओं का फैला हुआ क्या होता है? जाल होता है। सूक्ष्म तंतुओं का फैला हुआ जाल होता है। इसी सूक्ष्म तंतुओं को क्रोमोटिन धागे कहा जाता है। जब यह कोशिका विभाजित होती है, जब कोशिका विभाजन होता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और उसी एक भाग को ही, इसी क्रोमोटिन के एक भाग को ही गुणसूत्र कहा जाता है। यह नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र नामकरण वाल्डेयर ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम को गुण मतलब क्रोमोटिन धागे को गुणसूत्र किसने कहा था, या नामकरण किसने किया था इसका, या गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वाल्डेयर ने की थी। और इसी गुणसूत्र को जब इन लोग खोजा था तो क्या कहा था? तो क्रोमोसोम कहा था। क्या कहा था दोस्तों? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम आए चाहे गुणसूत्र आए, खोजकर्ता कौन है? वाल्डेयर है। ध्यान देखिएगा, इसी गुणसूत्र में, इसे मिटा देते हैं दोस्तों, थोड़ा ये बड़ा टॉपिक है। इसी गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, जो का अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं, तो ये गुणसूत्र जो होता है, ध्यान देखिएगा दोस्तों, जो ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का निर्माण डीएनए के मिलने से होता है। और इस डीएनए में जीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जीन्स होते हैं। इन्हीं जीन्स में आपके अनुवांशिक वाहक पदार्थ, अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने की क्षमता होती है। अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करने वाले जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। आ जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? डीएनए से होता है। अर्थात अनुवांशिक वाहक पदार्थ कौन हुआ? डीएनए। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया था अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो लोग गुणसूत्र मार के आए थे। गुणसूत्र नहीं है, अनुवांशिक वाहक पदार्थ कौन है? डीएनए है। कौन है दोस्तों? डीएनए है। और डीएनए में भी डीएनए नहीं ले जाता है अनुवांशिक लक्षणों को, या वो नहीं रखता है। डीएनए में जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। यही जीन्स से अनुवांशिक लक्षणों को रखते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। इस तरह केंद्रक जो होता है 4 भागों में बटा होता है। पहला केंद्रक झिल्ली, जो एक झिल्ली बनाती है इसके आंतरिक पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बाद केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरे होते हैं उन्हें केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, जिसमें क्रोमोटिन धागे फैले होते हैं। इसके बाद केंद्रक में सघन गोलाकार संरचना पाई जाती है, जो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए से निर्मित होती है। उसी को केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका में प्रोटीन की मात्रा 85% होता है, डीएनए का मात्रा 10% और आरएनए का 5%।
यही केंद्रिका ही आरएनए का संश्लेषण करती है, आरएनए को संश्लेषित करती है, संश्लेषण करती है, और जिसके कारण राइबोसोम का निर्माण होता है। अर्थात राइबोसोम को बनाने वाली मशीन कौन है? केंद्रिका है। कौन है दोस्तों? केंद्रिका। एक बार बता देते हैं, केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1731 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1731 ईस्वी में केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने कर दिया था। आ जाएगा? माना तो ऐसे ही जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्रोमोटिन धागे। क्रोमोटिन धागे क्या होते हैं? सूक्ष्म केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का फैला हुआ जाल ही क्रोमोटिन धागे कहलाते हैं। क्रोमोटिन धागे जब कोशिका विभाजित होती है तो वह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसे ही गुणसूत्र कहा जाता है। और यह नामकरण किसने, या गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और उसे क्रोमोसोम कहा था। गुणसूत्र में होता क्या है? गुणसूत्र में डीएनए होता है, अनुवांशिक, इसे ही डीएनए को ही अनुवांशिक वाहक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और जीन्स में ही अनुवांशिक वाहक या अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने की क्षमता होती है, या ले जाने के कोड होते हैं। अनुवांशिक कोड कहां पर होते हैं? तो जीन्स में होते हैं दोस्तों। कहां पर होते हैं? जीन्स में। आ जाएगा? ये डीएनए का पार्ट कहलाता है। जिन उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। गलती से लवक कोशिकांग छूट गया था, आज उसी को देखते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लवक जो होता है दोस्तों, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 3 प्रकार का। एक होता है हरित लवक, एक दोस्तों क्या होता है? हरित लवक होता है। इसे इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यह पौधों के अंदर भोजन निर्माण करता है। पौधों के अंदर क्या करता है दोस्तों? भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। वो भी क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा भाग दोस्तों? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण यह जिस भाग में पाया जाता है वह भाग हरा होता है, इसलिए इसे हरित लवक कहा जाता है दोस्तों। इसके क्या काम करता है? भोजन निर्माण करता है। कैसे करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करता है, इसीलिए इसे रसोई घर कहा जाता है दोस्तों। कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है दोस्तों? हरित लवक को ही कहा जाता है। अगला भाग आता है दोस्तों वर्णी लवक, सॉरी दोस्तों अवर्णी लवक। क्या है? अवर्णी लवक। दोस्तों जो भोजन यहाँ पर बना है उसको संचय करने का काम, भोजन को संचय करने का काम अवर्णी लवक करता है। कौन सा करता है दोस्तों? अवर्णी लवक जो होता है भोजन को संचय करने का काम करता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट दोस्तों? ल्यूकोप्लास्ट इसका नाम है। यह देखिए भोजन को निम्न रूप में संचित करता है। अगर मंड आता है दोस्तों, क्या मंड आता है तो उसका संचय एमाइलियोप्लास्ट, एमाइलियोप्लास्ट के रूप में करता है दोस्तों। और वहीं अगर मंड ना होकर वह प्रोटीन आता है दोस्तों, तो प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में करता है। प्रोटीनोप्लास्ट के रूप में दोस्तों प्रोटीन का संचय करता है। वहीं दोस्तों जो वसा आता है उसका संचय इलियोप्लास्ट के रूप में यह वर्णी लवक, अवर्णी लवक करता है। इसके बाद दोस्तों पौधों का जो फल का रंग होता है और जो पुष्प का रंग होता है वह वर्णी लवक के कारण होता है। वह वर्णी लवक को इंग्लिश में क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। यह कार्य क्या करता है? यह पुष्प तथा फल को रंग प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। आप लोग को ध्यान रखिएगा, पत्तियों का पीला रंग जो होता है, पत्तियों का पीला रंग जेंथ्रोफिल्स के कारण होता है दोस्तों। जेंथ्रोफिल्स के कारण होता है पत्तियों का पीला रंग। किसके कारण दोस्तों?
जेंथ्रोफिल्स के कारण होता है। वहीं दोस्तों गाजर का नारंगी रंग, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। कैरोटीन नामक वर्णक के कारण जो गाजर का नारंग अर्थात नारंगी रंग प्रदान करने का जो वर्णक होता है दोस्तों वो कैरोटीन होता है। वहीं टमाटर का जो लाल रंग प्रदान करता है दोस्तों लाइकोपेन करता है, लाइकोपेन करता है दोस्तों। और लाइकोपेन वहीं दोस्तों नारंगी बैगनी रंग प्रदान करने का काम एंथ्रोसाइनिन एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक करता है दोस्तों। यह अम्ल हो, जब यह अम्लीय माध्यम में होता है दोस्तों तो लाल रंग की तरह व्यवहार करता है अम्लीय माध्यम में दोस्तों। कैसे माध्यम में? अम्लीय। और यह दोस्तों जब क्षारीय माध्यम में होता है, किस माध्यम में दोस्तों? क्षारीय माध्यम में होता है तो यह बैगनी रंग की तरह व्यवहार करता है। आशा करते हैं लवक आप समझ गए होंगे। आपको बता दें दोस्तों लवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेकेल। हेकेल नामक वैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने लवक को 1865 ईस्वी में खोजा था। और लवक को इंग्लिश में दोस्तों प्लास्टिड कहा जाता है। यह प्लास्टिड नाम जो था ये सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1885 ईस्वी में दोस्तों। 1885 ईस्वी में लवक का प्लास्टिड नाम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस तरह से दोस्तों पूरा कोशिका पूर्ण हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है कोशिका विभाजन। आज हम उसी को देखेंगे, कोशिका विभाजन होता क्या है और